राइट। सो कल हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि हम जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट लिखते कहाँ पे हैं, किसी भी पेज के बिल्कुल बॉटम पे। सॉरी, बिल्कुल, मैंने कहा शायद कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सो बॉडी के बिल्कुल जस्ट बिफोर द बॉडी, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जावास्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट बॉडी के किसी भी हिस्से में लिख सकते हैं, स्टार्ट में, मिड में, एंड पे। लेकिन दिस इज व्हाट इट शुड बी लाइक, कि इसे हमेशा पेज के एंड पे होना चाहिए। और कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी, अलर्ट है, इफ एल्स है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपको किसी वेरिएबल में डाटा स्टोर करना है। तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ डेटा कंटेनर, कि मेमोरी में हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कोई डाटा अगर हमें स्टोर करना होगा तो हम क्या क्या करेंगे, उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें स्टोर किया करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आप में से किसी बंदे ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब वेरिएबल लिखते हैं तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कल ये लिखा था कि लेट a इक्वल्स टू 90, अगर आप C++ में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आती हैं तो आपको ये यूँ लिखना पड़ता है, इंट a इक्वल्स टू 90। तो ये इंट क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि जो a वेरिएबल है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा डाटा आ सकता है, इंटीजर डाटा टाइप। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लिखते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली टाइप्ड या स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांगली टाइप्ड, यानी आपको हर वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लिखने की जरूरत है। लेकिन ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें आपको डेटा टाइप लिखना जरूरी नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, लूजली कपल्ड, लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस, या यूँ समझ लें कि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट में जब भी वेरिएबल लिखेंगे तो या लेट लिखेंगे, या वार लिखेंगे, या कॉन्स्ट लिखेंगे। सिर्फ ये 3 कीवर्ड्स लिखते हैं। मैं ज़्यादातर जब तक आपको बताता नहीं हूँ कि वार, कॉन्स्ट और लेट में डिफरेंस क्या, आप हमेशा तब तक क्या लिखेंगे, लेट ही लिखेंगे। इनमें डिफरेंस है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा आगे चलेंगे बताएंगे। तो जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी आप इसी वेरिएबल में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, चाहें तो इसी वेरिएबल में स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, चाहें तो इसी वेरिएबल में बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है वो डायनामिकली टाइप्ड होता है, कि ये जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो आने वाली वैल्यू को देखकर वेरिएबल अपने आप को उस टाइप का बना लेता है। मिसाल के तौर पे अगर ये स्टोर होने वाली वैल्यू बुलियन है, इसकी टाइप क्या बन जाएगी, बुलियन बन जाएगी। ये देख रहे हैं जब मैंने हॉवर किया तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए कॉलन बुलियन। अगर मैं इसमें यहाँ कोई स्ट्रिंग लिख दूं और अब इस पे हॉवर करो तो ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है ये जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करेंगे ये उस वैल्यू की बेस पे अपनी टाइप खुद ही डिसाइड कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेक सेंस? अच्छा, अब कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा जी हमने एक यूज किया प्रॉम्प्ट, और उस प्रॉम्प्ट में हमने कहा जी कि कुछ भी मैसेज दे दें, एंटर आ नंबर, और जाहिर है इस नंबर को कहीं स्टोर भी करना है। तो मैंने कहा जी लेट ए या लेट नम इक्वल्स टू दिस। फिर मैंने कहा जी दूसरी दफ़ा फिर मैं एक और नंबर लूँगा और उस नंबर को कहाँ स्टोर करूँगा, प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे मैं करूँगा जी एंटर अनदर नंबर, और वो नंबर कहाँ जाएगा, बी में। अच्छा, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जब जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट या एक लाइन पूरी हो जाती है, एक लाइन नहीं सॉरी, एक स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट पूरी हो जाती है तो एंड पे क्या आता है, सेमीकोलन आता है। ये सेमीकोलन शो करता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट में ये सेमीकोलन ऑप्शनल है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर ये सेमीकोलन मिस कर दें आप तो एरर देता है। जैसे C++ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही सख्त है। तो यहाँ पे ये सेमीकोलन क्या है, ऑप्शनल है। यहाँ कैसे पता चलेगा कि एक स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है और दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो चुकी है, न्यू लाइन से। हर नई लाइन क्या कंसिडर होगी, एक नई स्टेटमेंट। सेमीकोलन दें या ना दें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो अब आप तीसरी लाइन पे आए और मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अलर्ट और इस अलर्ट में लिख दूँ a प्लस बी, तो मुझे रिजल्ट बताएं क्या आएगा। मैसेज में मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर मैं इसको चला दूँ तो फिर मुझे आप बताएं कि इस पे मेरा आउटपुट क्या आने के चांसेस हैं। मैंने लिखा 23 और मैंने फिर लिखा 23, तो आउटपुट क्या आएगा, 23 क्या हो जाएगा, नाम बताए ना क्या हो जाएगा,
दोनों के साथ मिलने को क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, हमें तो इसका एक छोटा सा थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, दोनों को ऐड करना है। तो याद रखिएगा कि जब भी जावास्क्रिप्ट की टेक्स्ट फील्ड में या टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डाटा आता है बाय डिफॉल्ट वो उसको क्या ट्रीट करता है? स्ट्रिंग ट्रीट करता है, और स्ट्रिंग्स आर नॉट एडेड नॉर्मली, दे आर कॉन्कैटिनेटेड। तो अब अगर हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहें नंबर में, कैसे करेंगे? उसके लिए फिर हमें जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन एक फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, जिन लोगों को फंक्शन नहीं पता ना, तो वो ये समझ लें कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। मशीन क्या करती है? मिसाल के तौर पे जूते बनाने वाली मशीन है, तो वो एक साइड पे आप रॉ मटेरियल डालते हैं और मशीन उसमें प्रोसेस करके दूसरी साइड पे आपको वो एक रिफाइन किस्म का प्रोडक्ट बना के डिलीवर करती है। कोई भी मशीन लेने ऐसे ही करती है। मशीन टेक्स एन इनपुट, गिव्स यू द आउटपुट, टेक्स इट अ रॉ मटेरियल, गिव्स यू द रिफाइंड प्रोडक्ट। समझ आई बात? फंक्शन का यही काम है, इट टेक्स एन इनपुट, इट गिव्स यू आउटपुट। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं PARSE, पार्स इंट। अच्छा, फंक्शन को लिखते कैसे हैं? कल भी बता चुका हूँ कि फंक्शन की निशानी है कि आप कोई भी नाम लिखें और अगर उस नाम के फौरन बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाए तो इसका मतलब क्या है? ये एक फंक्शन कॉल है। ये क्या है? आप कोई भी वर्ड लिखा हुआ देखें जिसके एंड पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होंगी तो वो क्या होगा? एक फंक्शन होगा। तो मैंने क्या बोला? फंक्शन एक इनपुट लेगा और वापस क्या देगा? एक। तो ये जो पार्स इंट का फंक्शन है, ये देख लें, एक स्ट्रिंग लेता है, मतलब ये एक है, स्ट्रिंग है ना। हमें कैसे पता चला स्ट्रिंग है? मैंने इस पे हॉवर किया तो ऊपर देखें क्या लिखा है? स्ट्रिंग। इस पे कौन सी स्ट्रिंग है पता है? जो रन टाइम पे यूजर एंटर करेगा। अगर मैं रन टाइम पे 23 भी एंटर करता हूं ना, तो वो 23 को क्या बना देगा? ये प्रॉम्प्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर। अब मैं चाहता हूं कि उस स्ट्रिंग को वापस किस में कन्वर्ट कर दूं? नंबर में कन्वर्ट करूं। तो याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है पार्स इंट का। इसमें जो कुछ भी पास करेंगे ये उसको क्या बनाने की कोशिश करेगा? नंबर। अगर मैं इसमें ए पास कर दूं तो ये जो ए पहले स्ट्रिंग था, जब मैंने इसमें पास किया तो ये मुझे वापस क्या रिटर्न करेगा? नंबर रिटर्न करेगा। समझ आई बात? और इसके बाद अगर मुझे, चले, ये जब रिटर्न करेगा तो मैं इस रिटर्न वैल्यू को फिर एक वेरिएबल में सेव कर दूं। समझ आई बात? मैंने, जैसे ये है ना प्रॉम्प्ट, एक मुझे वैल्यू रिटर्न करता है, मैंने उसको किधर सेव कर लिया? ए में। बिल्कुल इसी तरह पार्स इंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो मुझसे क्या लेता है? एक वैल्यू लेता है और रिटर्न क्या करेगा? इसी ए को नंबर में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। तो वो कहाँ आ जाएगा? num1 में। सेम काम मैं किसके लिए करता हूँ? बी के लिए करता हूँ। तो बी क्या था? स्ट्रिंग। पार्स इंट में से क्यों पास कर रहा हूँ? ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किस में? और यहाँ वेरिएबल कोई दूसरा। अब ये भी देख लें कि एक ही नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते जावास्क्रिप्ट। आपकी गली में एक ही एग्जैक्ट एक ही नंबर के दो मकान हो सकते हैं। लिखा हो जी गली नंबर 3 मकान नंबर 1, गली नंबर 3 फिर मकान नंबर 1, गली नंबर 3 फिर मकान नंबर 1। ऐसा पॉसिबल है? तो मकान किसको तशबीह दे रहा हूँ मकान से? मेमोरी में ब्लॉक्स जो हैं, हर ब्लॉक का जो नाम है वो क्या होना चाहिए? अगर दो मेमोरी ब्लॉक्स का सेम नाम होगा तो दोनों कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। इसलिए ये देखने एरर दे रहा है कि num1 ऊपर मैं ऑलरेडी एक को नाम दे चुका हूँ तो दोबारा num1 नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ क्या दूंगा? num2। अब मुझे बताएं num1 और num2 में क्या पड़ा हुआ है? नंबर। और num2 में भी क्या है? अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं, क्या लिखा हुआ है आगे? इसके लिए क्या लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि ये इस मशीन में से गुजर के आया है। अगर यहाँ देखें तो ए में क्या पड़ा हुआ है और यहाँ देखें तो क्या पड़ा हुआ है? समझ आई बात? अब अगर मैं यहाँ बजाय a प्लस बी के num1 प्लस num2 करेंगे तो मुझे जो मेरा 23 दैट बिकम्स 46। गॉट इट? तो बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट बॉक्स में या कोई भी टेक्स्ट फील्ड होगी उसमें जो बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर होगा कि आप कुछ भी लिखें वो उसको क्या बना देगा? स्ट्रिंग बना देगा। नंबर की तरह से बना देगा। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग बना रहा था ना, तो फिर हमने एक फंक्शन यूज किया
जिसके जरिए हम उस स्ट्रिंग को वापस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई है? अच्छा, अब अभी तक हमने जितने डाटा टाइप्स के साथ काम किया ना, तो हमारे पास कितनी तरह का डाटा है जिसके साथ हमने काम किया है कल? एक नंबर नहीं, डाटा, अलर्ट तो फंक्शन है ना, डाटा नंबर टाइप का, बूलियन टाइप का, और टेक्स्ट जिसे हमने स्ट्रिंग बोला था। स्ट्रिंग, बूलियन और नंबर। तो इसका मतलब है हम मेमोरी में डाटा कितनी तरह से सेव कर सकते हैं? 3 तरह से सेव कर सकते हैं। इसमें किसी को मसला तो नहीं है? अच्छा, ये तीनों तरह का डाटा सेव करने का जो तरीका है ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे नॉर्मल लाइफ के सारे यूज केस ये फुलफिल नहीं कर सकता। मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए क्लास में, तो मुझे किसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। तो स्टूडेंट के डाटा में क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, स्टूडेंट की फ़ी, स्टूडेंट का एड्रेस। तो ये वैरायटी ऑफ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इज स्टूडेंट क्वालिफाइड और नॉट, बूलियन में। तो इसका मतलब है एक स्टूडेंट का डाटा अगर स्टोर करना हो तो उसमें क्या क्या आ सकता है? बूलियन डाटा भी आ सकता है, टेक्स्ट डाटा भी आ सकता है, न्यूमेरिक डाटा भी आ सकता है, और इन सब का मिक्सचर भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ लेट नेम, या सिंपली यूँ कहूँ कि std नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, देन मैं बोलूँ जी std रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब भी किसी वेरिएबल नेम में, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक, और ये वेरिएबल के अंदर आने वाली वैल्यू है, समझ आइए बात? तो जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो आप हमेशा वेरिएबल के नेम को कैमल केस में लिखेंगे, ये कन्वेंशन है। कैमल केस क्या होता है पता है किसी? कैमल केस ये होता है कि जब आप कोई भी स्ट्रिंग लिखना चाहें तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सॉरी, फर्स्ट लेटर हमेशा लोअर केस होगा, और हर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये क्या बन रहा है? कैमल बन रहा है। कैमल के ऊपर वो होती है ना, कोहान होती है, ठीक है, कैमल की गर्दन ऊंची होती है, फिर गर्दन के नीचे बिल्कुल डेप्थ आती है, फिर उसकी कोहान ऊंचे हो जाती है, और फिर तो ये कैमल केस, ये भी समझे कैमल ही बन रहा है। हाँ, मैंने गलती की है ना, मैं उसको करेक्ट कर दूँ। लेकिन ये देखें आप कि ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो कैमल केस इसको बोलते हैं बेटा। जैसे मैंने लिखा ना STD रेज नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कितने वर्ड है इसमें? 3, स्टार्टेड विद लोअर केस, अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और फिर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर। ये कन्वेंशन है, जब भी वेरिएबल नेम लिखें या फंक्शन नेम लिखें ऐसे लिखें। तो इस केस में फिर मुझे इसकी करेक्शन करनी है, STD नेम है, ठीक है। तो फिर मैं करूंगा जी रेज नेम इक्वल्स टू, ये ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मली नंबर्स में होते हैं। फिर मैं कहूँ जी लेट मार्क्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, या इज पास्ट। तो इसको क्या करेंगे आप? ट्रू, पास हुआ या नहीं हुआ, ट्रू या फॉल्स हुआ। इस तरह बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो 8 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए कितने चाहिए? 24, 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने, ये इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए कितने चाहिए? तो आपको पता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या होते हैं? मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट की हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा भाई, 15 20 25 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्मॉल पीस ऑफ डेटा हो, नंबर हो, बूलियन हो या स्ट्रिंग हो अकेला, तो फिर तो आप इन्हें नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो कि जिसमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है किसी भी एंटिटी का, तो उसके लिए आप फिर ये तरीका यूज नहीं करते, उसके लिए एक और तरीका यूज करते हैं डाटा स्टोर करने का, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस।
ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? इसके लिए हम, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, एक स्टूडेंट से रिलेटेड है ना, तो हम इस सारी इंफॉर्मेशन को ग्रुप करते हैं करली ब्रैकेट्स में। इसमें तो याद रखिएगा कि जब भी आप करली ब्रैकेट्स में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने जब ये खाली करली ब्रैकेट्स लिख दी तो ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस केस में ये क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट का तो कोई मकसद नहीं होता ना, हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ये ऑब्जेक्ट करता क्या है, जब आपके पास ऊपर स्टूडेंट का जो केस सिनेरियो ना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो ना किसी एक सेम एंटिटी की, तो आप उसको ग्रुप कर देते हैं किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म। तो इसको रिप्रेजेंट करना, इसको यूज करना और इसको रीयूज करना काफी आसान हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट में इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन विद स्मॉल डिफरेंस, कि आप इस पूरी चीज को यहाँ से कॉपी करें और ऑब्जेक्ट के अंदर ये लिखें, और बजाय इक्वल के, इक्वल को रिप्लेस कर दें आप किससे, फुल कॉलन से। मेक सेंस? नॉर्मली मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको हम एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल, ये डेस्क जो भी है ये भी ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, मैं बीइंग ह्यूमन बीइंग एक ऑब्जेक्ट हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ फिर भी ऑब्जेक्ट हूँ, टीचर भी हूँ फिर भी ऑब्जेक्ट हूँ, पंखा ऑब्जेक्ट है, वॉल्स, मतलब दुनिया में जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है वो क्या है। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे बता दें, सब कुछ ऑब्जेक्ट है ना। तो ये जितनी भी रियल लाइफ चीज़ें हैं, इनको प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, ऑब्जेक्ट। और वो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका करली ब्रैकेट्स। अभी एक मिनट, अभी लेट की तरफ आता हूँ ना, अभी मैं इससे पीछे हूँ। तो ये समझ आ गया कि हम ऑब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रियल टाइम में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो किस फॉर्म में है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किसी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाले ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन से। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ जी कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है मोबाइल, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, आप बताएं, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। यस, इसके मॉडल नंबर से, इसके स्पेक्स, स्पेक्स तो जेनेरिक चीज़ है, स्पेक्स में क्या क्या, स्क्रीन साइज और, वेरी गुड, एक ऑब्जेक्ट है। इस रियल लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसकी प्रॉपर्टीज से। हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मोबाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मॉडल कौन सा है, एक, इसकी कंपनी कौन सी है, दो, इसकी डायमेंशन कितनी है, तीन, इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, चार, इसका वेट कितना है, पांच, इसकी प्राइस कितनी है, छह, इसकी रैम कितनी है, सात, इसकी रोम कितनी है, आठ, कितनी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं आप, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना यार, नाम इसका डस्टर है। ये क्या है, नाम इसका डस्टर है। तो नाम क्या है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना, इसकी लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसकी विड्थ, इसका कलर, इसकी कंपनी, इसका ब्रांड। इसका मतलब है दुनिया में, अच्छा मैं एक ऑब्जेक्ट हूं ना, मुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, मेरी प्रॉपर्टी से ना, मुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। मतलब आपने किसी को बताना हमारे सर बहुत अच्छे हैं, वो भाई सर कौन से सर, तो आपने एक्सप्लेन करना होगा केड़े सर, नाम बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, काबिलियत बताएंगे या ना अहलियत बताएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे ना, काबिलियत भी हो सकती है, ना अहलियत भी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा कि वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू कम अक्रॉस विद, यू कैन एक्सप्लेन इट विद इट्स प्रॉपर्टीज। समझ आई बात। अब मुझे बताएं कि प्रॉपर्टीज में कितनी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी इसकी लेंथ, तो लेंथ पूरी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में दो चीजें पता है आपको, प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू। लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी नेम।
और अगर मैं कहूँ लेंथ इसकी 4 इंचेस है, तो ये 4 इंच क्या है, उसकी वैल्यू है। मेरा नाम क्या है, तो नाम मेरी प्रॉपर्टी है ना। इस प्रॉपर्टी में दो चीजें हैं, प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी की जो नेम इटसेल्फ है, या चले एज कह लें, नहीं एज सबको नहीं बताई जाती, कुछ और कह लें ठीक है, कुछ और कह लें, मेरी क्वालिफिकेशन कह लें, लेट्स सी। क्वालिफिकेशन क्या है, प्रॉपर्टी है ना। इस प्रॉपर्टी में कितनी चीजें, दो। क्वालिफिकेशन खुद प्रॉपर्टी नेम है और एमसीएस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो एम आई मेकिंग सेंस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किस पे मुश्तमिल होगी, प्रॉपर्टी नेम पे और प्रॉपर्टी वैल्यू पे। अब जरा इधर आए, जब भी मैंने कहा आप करली ब्रैकेट देखें, तो करली ब्रैकेट्स में क्या लिखा होगा, प्रॉपर्टीज, यानी करली ब्रैकेट खुद ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज कितनी चीजों में मुश्तमिल होंगी, दो पे, दिस इज प्रॉपर्टी नेम, दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू। अब मुझे बताएं कि एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हर प्रॉपर्टी नेम वैल्यू पे मुश्तमिल होगी। तो मैंने कहा जी यासिर, एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए क्या लिखेंगे, कॉमा, और प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू को सेपरेट किससे करेंगे, कॉलन से। ये कन्वेंशन लगा लें, ये रट लें, जैसे भी कहते हैं ऐसे कर लें, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कोशिश की है बहुत डेप्थ में जाके बताने की, अदरवाइज रट लें। ऑब्जेक्ट होता है, करली ब्रैकेट्स के अंदर रैप कोई भी चीज़ होगी जो की जो प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू की शक्ल में होगी, बेसिकली वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ ये कहूँ, एसटीडी नहीं कहूँ अभी, सिर्फ मैं नेम कहूँ, तो नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम। ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी। इसमें दो चीजें हैं, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ मेरी क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन क्या है, प्रॉपर्टी नेम, और एमसीएस क्या है उसकी। और तीसरी प्रॉपर्टी पे जाऊँ, लेट सपोज मैं चाहता हूँ जी मेरा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट क्या है, प्रॉपर्टी नेम, और अगर मैं कुछ कॉन्टैक्ट डमी लिख दूँ तो ये क्या है, वैल्यू। मेक सेंस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब किसी बंदे को जब भी मैं कहूँ ना ऑब्जेक्ट, तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट में कोई चीज़ रैप होगी, वो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज की वैल्यू पेयर में होगी। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप एक फोन का ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखें, तो आप लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, यानी ये बेसिकली किसकी इन्फॉर्मेशन है, एक पर्सन की है ना। अभी पता नहीं है कि ये स्टूडेंट है क्या है, लेकिन ये पता है कि पर्सन है, क्योंकि स्टूडेंट भी पर्सन होता है, एम्प्लॉई भी पर्सन होता है, टीचर भी पर्सन होता है। तो हम स्टूडेंट के बजाय इसको जेनेरिक नेम क्या देते थे, पर्सन। तो इस पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम देना चाहिए ना, तो हम बिल्कुल इसको किसी वेरिएबल में सेव कर देंगे और उस वेरिएबल का कोई भी नाम हो जाएगा पर्सन। बात समझ आ गई, सॉरी। देखें, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को किसी एक नाम से रिप्रेजेंट कर दें ताकि बाद में आप उसी नाम को यूज करें या रीयूज करें। तो इसलिए मैंने इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया किसमें, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने इस पूरे बुलियन वैल्यू को किसमें असाइन कर दिया, एक वेरिएबल में, इस नंबर को किसमें असाइन कर दिया। अब मैं बजाय अलग अलग असाइन करने के मैं क्या कर रहा हूं, उनको एक ग्रुप बना लिया। समझ आ गई बात, सबको समझ आ गई है। तो अब जब भी आपके सामने आए ना ऑब्जेक्ट, अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है। तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, मैं इसे कह दूं पर्सन 1, आप अभी कितने ऑब्जेक्ट हैं हम यहाँ पे बैठे हुए, 8 है ना, तो इसको क्या दे दूंगा, पर्सन 2। पर्सन का नाम आपका क्या है, हम्माद। हम्माद की क्वालिफिकेशन लेट्स से कुछ भी है, हम्माद का कॉन्टैक्ट लेट्स सपोज कुछ, तो दिस इज सेकंड पर्सन। इसी तरह अगर मुझे तीसरा पर्सन बनाना हो तो क्या करूंगा, 3 पर्सन, पर्सन 3 अहमद लेट्स सपोज। तो समझ आ गई है। तो यूं हमारे पास रियल टाइम में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अपनी अपनी होती हैं, क्योंकि हर किसी बंदे की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, यार एक प्रॉपर्टी सेम हो सकती है ना। मिसाल के तौर पे ये भी अफाक है और ये भी अफाक है, ऐसा तो नहीं है कि ये भी अफाक है ये भी अफाक है, इनकी उम्र भी 20 साल है, इनकी उम्र भी 20 साल है, इनकी जो
क्वालिफिकेशन है बीएस है, इनकी भी बीएस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी 0325532867 है, इनका भी 0335623887। सब कुछ तो सेम ही हो सकता है ना। तो हर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, अपनी अपनी अलग अलग। एम आई मेकिंग सेंस? तो अब मुझे ये बताएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिया ना। हम मेमोरी में कितने तरीकों से डाटा स्टोर कर सकते हैं ये पढ़ रहे हैं। कितने तरीकों से कर सकते हैं? परेशान क्यों हो गए? मुश्किल है? तो बताएं जरा कितने तरीकों से डाटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल भी कितने तरह के हो सकते हैं? अभी तक हम कितने पढ़े? 4। कौन कौन से बताएं ना। स्ट्रिंग की शक्ल में, इंटीजर, वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहली बात की कि मेमोरी में डाटा स्टोर करने का एक ही तरीका है कि हम मेमोरी में क्या क्रिएट करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। लेकिन उस वेरिएबल में जो डाटा आ सकता है वो कितनी तरह का आ सकता है? अभी 4, अभी आगे भी पढ़ेंगे। अभी तक कितनी तरह का आ सकता है? 4 तरह का आ सकता है। स्ट्रिंग आ सकता है, नंबर आ सकता है, बुलियन आ सकता है और ऑब्जेक्ट आ सकता है। मेक सेंस? परेशान तो नहीं हो रहे ना? जावास्क्रिप्ट बहुत आसान है अगर आप शुरू में मेरा साथ दें थोड़ा सा। आप कहेंगे सर तो बड़े सुहाने बाग दिखा के लाए थे जी, स्लाइडर भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, इधर तो बड़ा खुश काम चल रहा है अभी तक। करेगा इंशाल्लाह, ठीक है, करेगा, जबरदस्ती करेगा इंशाल्लाह। एनीवेज, हम करीब है। अब एक और आखिरी तरीका, नहीं बल्कि 2 और रहते हैं। सेकंड लास्ट तरीका डाटा सेव करने का मेमोरी में, वो क्या है? समटाइम ऐसा होता है, अभी देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ताकि हमें सारे पॉसिबल तरीके पता हों कि हम मेमोरी में डाटा यूं भी स्टोर कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ स्ट्रिंग डाटा स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या ठीक है? एक सिंगल वेरिएबल ठीक है। अगर आपने नंबर न्यूमेरिक डाटा सेव करना हो तो उसके लिए भी क्या ठीक है? एक सिंपल सिंगल वेरिएबल ठीक है। अगर आपने बुलियन डाटा स्टोर करना हो तो सिर्फ एक। लेकिन अगर आपने ऐसा डाटा स्टोर करना हो जिसमें मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन बैक वक्त आती है तो फिर क्या ठीक है? ऑब्जेक्ट ठीक है। अब एक और सिनेरियो है, अगर आपको ऐसा डाटा स्टोर करना हो जो ग्रुप की शक्ल में है लेकिन उसकी टाइप सेम है। मिसाल के तौर पे मुझे 10 नंबर स्टोर करने हैं, 10 के 10 क्या नंबर्स। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कब यूजफुल है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन की जो टाइप है वो मुख्तलिफ हो, यानी कोई एक स्ट्रिंग हो, कोई एक बुलियन हो, जब सेम टाइप की हो, यानी 10 स्ट्रिंग सेव करनी है या 10 नंबर सेव करने हैं या 10 के 10 बुलियन सेव करने हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास एक और तरीका है डाटा सेव करने का, और वो तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आप लिखें या लिखी हुई देखें, इसमें कोई डाटा लिखें, तो ये होती है अरे। इसको हम क्या बोलते हैं? अरे। अरे क्या है? प्रॉपर्टी के लिए नहीं। अब प्रॉपर्टी का लफ्ज सिर्फ किसके साथ एसोसिएटेड था? ऑब्जेक्ट के साथ। इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, हर वैल्यू को एक एलिमेंट बोलेंगे, अरे का एक एलिमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे 10 नंबर स्टोर करने हैं इकट्ठे। एक तरीका तो ये है ना कि मैं अरे यूज ना करूं, मैं कहूं जी कि लेट num1 इक्वल्स टू 90, फिर मैं बोल दूं जी लेट num2 num3। कौन निकम्मा बैठ के वेरिएबल्स को नाम ही देता फिर? अगर मुझे इस तरह की मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप स्टोर करनी हो तो मेरे लिए बेस्ट तरीका ये है बेटा कि मैं कहाँ स्टोर करूँ, उनको ग्रुप कर लूँ एक अरे के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, 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 तो मुझे जितनी भी वैल्यूज सेम टाइप की स्टोर करनी है, सेम टाइप की, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बुलियन हो और चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, हम कॉमा सेपरेशन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में सेव करते हैं। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेशन के साथ, यानी कॉमा सेपरेशन के बाद हर वैल्यू के बाद कॉमा है, कोई वैल्यू सेव हुई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ये अरे है। ये क्या है? तो जैसे मैंने हर वेरिएबल को कोई नाम दिया था ना, इस अरे को भी कोई नाम दे दें, नंबर्स दे दें, नम्स दे दें, एबीसी दे दें, एक्स वाई दे दें, मार्क्स दे दें। तो ये कौन सा कितनवां तरीका है? 5वां तरीका, ठीक है। और
कि हर चीज यूज होगी। ऐसा नहीं है कि जब अरे आई तो वेरिएबल यूज नहीं होगा, वेरिएबल आया तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। हर चीज का अपना अपना यूज केस है। किसी जगह अरे यूज हो रही होगी, किसी जगह ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा, और किसी जगह अकेला वेरिएबल यूज हो रहा होगा। तो जिस तरह ये अरे ऑफ नंबर्स है, तो मेरे पास अरे ऑफ स्ट्रिंग भी आ सकती है। अगर मुझे पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के सिर्फ नाम स्टोर करने हो, तो ये क्या है? अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ये क्या है? अरे ऑफ। ये जिनको नींद आ रही है उनका क्या नाम है? मैं बोला हूँ, आप क्यों किसी की तरफ देख रहे हैं? क्या पता आप ही हो जिनको नींद आ रही है। अब जिनको नींद आ रही है वो खुद समझ गए उनका नाम क्या है, जिनको नींद आ रही है। जल्दी से बोले। भाई उधर क्या देख रहे हो? तो मैंने नींद आ रही यार। क्या नाम है आपका? क्या के बैठे ना बेटा जी, बोर हो रहे हो? ये क्या है? अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। इसी तरह अगर मैं कहूँ लेट बुल क्या लें, क्योंकि बुलियन बोलूंगा तो बुलियन वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। अगर सिमिलर टाइप, क्योंकि फॉल्स हो या ट्रू हो उसकी टाइप सेम है, तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ये कौन सी अरे है? अरे ऑफ बुलियन, अरे ऑफ स्ट्रिंग, अरे ऑफ नंबर्स। तो इसका मतलब है कि अरे को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपके पास मल्टीपल डेटा ऑफ सिमिलर टाइप हो, तब। अब मुझे बताएं कि आखिरी चीज, मैं ये नहीं कर सकता अरे में ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ ना, तो मैं ये डालने के बजाय ये नहीं कर सकता, इसको कट करके पहला ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा मैं इंडेंट कर लूँ ताकि रीडेबिलिटी आसान हो, कॉमा, और कॉमा के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूज है तो मुझे बताएं बेटा। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज हो। दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा के बाद, तो ये क्या है? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब चूंकि ये नॉर्मली जो अरेज होती है ना उनके नाम प्लूरल्स में होते हैं, जैसे देखें नम नहीं लिखा मैंने, नम्स लिखा है, क्योंकि अरे में क्या होता है? मल्टीपल वैल्यूज होती है। यहाँ मैंने नेम नहीं लिखा, नेम्स लिखा है, क्योंकि अरे नॉर्मली किससे डिनोट की जाती है, और यहाँ क्या लिखा है? बुल्स लिखना चाहिए था। तो इस पूरी अरे का क्या नाम होना चाहिए उसे? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो एक ऑब्जेक्ट किस चीज का है? पर्सन। तो पूरी अरे का नाम क्या होना चाहिए? पर्सन्स। कॉमन सेंस यार। भाई पूरी क्लास में क्या बैठा हुआ है? पर्सन बैठा हुआ है या पर्सन्स बैठे हुए हैं? That's it. Got it? So if array contains objects, तो आप उस अरे को नाम क्या देंगे? उन्हीं ऑब्जेक्ट की मुनासिबत से देंगे। तो मैं क्या बोलूं यहाँ पे? लेट पर्सन, ठीक है। पर्सन्स, क्यों? क्योंकि एक पर्सन नहीं, आप अरे है। तो आप अंदाजा करें कि यही सारे तरीके हैं डाटा स्टोर करने के। आखिरी एक तरीका है फंक्शन वाला, लेकिन वो बाद में बताऊंगा जब हम थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे। तो हम या तो किसी वेरिएबल में डाटा स्टोर करेंगे, किस शक्ल में? नंबर या स्ट्रिंग या बूलियन या ऑब्जेक्ट या अरे या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ आ गई? क्या समझाओ? हाँ पता, जरा मैं जब इसके रियल सिनेरियो बताऊंगा ना तो फिर आपको पूछूंगा कि समझ आई या नहीं आई। तो अब मैं जरा इसको डिलीट कर दूं या कमेंट कर दूं? या कमेंट कर देता हूं। जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने का ये तरीका है बेटा, आप 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश डाल दें। एचटीएमएल में कमेंट का तरीका और था, पता था ना? सीएसएस में और था, पता था? तो यहाँ सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए 2 दफा स्लैश दे दें, और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना हो, मल्टी लाइन का मतलब मैं यहाँ से लेके नीचे तक सब कुछ कमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करें? स्लैश स्टैरिक, और जहाँ ये क्लोज करना हो वहाँ स्टैरिक स्लैश। आप तो माशाल्लाह बड़े तेज हैं यार, आपको सब कुछ सही समझ आता है, जल्दी समझ आता है। ये बात समझ आ गई है? आज तक सबको समझ आ गई है? इसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अरे और ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझसे कोई पूछे ना जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए जो पिलर्स हैं, जावास्क्रिप्ट की इमारत जिन पिलर्स पे खड़ी है,
वो 3 पिलर्स हैं, एक अरेज, एक जावास्क्रिप्ट, सॉरी एक अरे, एक ऑब्जेक्ट और तीसरा फंक्शन। अरे वो एक ही चीज़ हुई ना, वो दोनों का मिक्स हो गया समझे। तो मुझे अगर वो कहेंगे जावास्क्रिप्ट की पूरी इमारत किस पे मजबूती से खड़ी हो सकती है, तो मैं क्या कहूँगा, 3 चीज़ों पे, ऑब्जेक्ट, अरे, फंक्शन। तो 2 पिलर तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए ना, तो इसका मतलब हम इमारत बनाने के लिए तैयार है। तीसरा पिलर रह गया है, तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ तक किसी को मसला है तो बता दे, किसी को कोई मसला नहीं है, पक्की बात है, कोई मसला नहीं है। मैं बार बार पक्की इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि अब थोड़ा सा एडवांस होने जा रहा है, अब काम थोड़ा सा एडवांस होने जा रहा है। चलिए जी, अगर कोई मसला नहीं है तो आ जाए, मैदान में आ जाए, आ जाए मैदान में। मैं ये एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और अब सवाल ये है, मैं सपोज इसको सिर्फ पर्सन नाम दे रहा हूँ। आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे ना, तो वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए आज तक या अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अलर्ट। तो अगर मैं अलर्ट में पर्सन लिख दूं तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ नजर आएगी आपको। अलर्ट क्या करेगा, लिखिए वो अलर्ट बॉक्स आएगा और उस अलर्ट बॉक्स में पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, देखना चाहिए ना, यही काम तो हमने किया था। तो लेट्स सी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज के बाद हम टेस्टिंग के लिए अलर्ट, यानी अलर्ट को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए ना। तो इसकी टेस्टिंग लिमिटेड है, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं देख सकते। प्रॉम्प्ट तो टेस्टिंग के लिए है ही नहीं भाई, वो तो यूजर से इनपुट लेने के लिए। कंफर्म भी यूज नहीं कर सकते, वो भी यूजर से क्या चॉइस पूछने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप नॉर्मली इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ HTML के एलिमेंट्स के लिए यहाँ भी आप इंस्पेक्ट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उस दिन बताया भी था, एलिमेंट के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, कंसोल। और यहाँ कोई भी चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास एक लाइन है विच सेज कंसोल डॉट लॉग बस। तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है, इसमें आप कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपको कहाँ मिलेगी, ब्राउजर की कंसोल में। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, कैन यू सी दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में वही तीनों चीज़ें मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट, नेम, और इसने खुद इसे सॉर्ट कर लिया है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ वही हैं। सॉर्ट का मतलब पता है ना, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट सी है पहले आ गया, तो फिर एन आ गया, फिर क्यू आ गया, लेकिन प्रॉपर्टीज़ वही है। तो मतलब ये कि कंसोल किस लिए यूज़ होगा, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कंसोल यूज़ कर रहे होंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब मैंने लिखा ना कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर लिख दिया पर्सन, तो पूरा ऑब्जेक्ट लॉग हो गया। अब सपोज मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट में से किसी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए, ये क्या है, प्रॉपर्टी है ना, ये भी क्या है, ये भी 3 प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे किसी एक प्रॉपर्टी का को डिस्प्ले करना है तो क्या करूंगा, ये याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई किसी एक प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो डॉट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करें। CSS के इसके साथ कंपैरिजन ना करें ना, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये बिल्कुल अपनी जगह एक नई चीज है, तने। तो मैंने लिखा पर्सन डॉट नेम, तो जहां जहां भी आप कहीं डॉट लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब डॉट से पहले वाली चीज क्या है, ऑब्जेक्ट, और डॉट के बाद वाली चीज क्या है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। अब अगर आप यहाँ वापस आए और इफ यू कैन सी इट, इट्स, और अगर आप यहाँ पे कॉल लिखें और अगर आप यहाँ पे एज लिख दें, ये चीज़ आप पहले भी देख चुके हैं ना, एक ऐसा वेरिएबल जो एग्जिस्ट नहीं करता और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या देगा आपको, अनडिफाइंड एरर। हाँ, उस केस में उसने एरर दिया था। ऑब्जेक्ट के केस में ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या देगा, अनडिफाइंड। जैसे एज इसमें है ही नहीं और मैं क्या कर रहा हूँ,
शरारत कर रहा हूँ, तो वो उसका जवाब क्या दे रहा है? अनडिफाइंड, मीनिंग दिस इज नॉट डिफाइंड। बात समझ आ गई? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना हो तो पूरे ऑब्जेक्ट का नाम लिख दें, और उस ऑब्जेक्ट की किसी एक प्रॉपर्टी तक पहुंचना हो तो आप डॉट ऑपरेटर के साथ उस प्रॉपर्टी का नाम दे दें। ऑब्जेक्ट क्या होता है वैध? अच्छा, ऑब्जेक्ट पर्सन होता है? पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं होता? हाँ? नहीं, मुझे, मैं ले मैन हूँ और मुझे आपने समझाना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। Let's suppose I don't know what is an object. How would you actually explain it to me? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिससे आप किसी एंटिटी को या किसी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? यानी यूँ समझें, इन अदर वर्ड में क्वेश्चन आसान कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मसलन आलू, प्याज, टमाटर, ड्राई फ्रूट है, लहसुन वगैरह, थूम शूम, सब कुछ अंदर ही होता है उसके। या आपके ख्याल में वो बंदे की आंतें, जिगर जिगर, दिल, गुर्दा, फेफड़े, सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। मैं पूछ रहा हूँ इन कंटेक्स्ट टू व्हाट आई हैव एक्चुअली टॉट, एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। प्रॉपर नाम यूज करें ना, बिल्कुल। प्रॉपर्टीज, सिंपल सी बात है, सॉरी, सिंपल सी बात है बेटा, इसमें क्या जरूरत है कंफ्यूजन है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज होती है? प्रॉपर्टीज होती है, बस। जो आपने बोला ना ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया भाई, ऐसी केड़ी केड़ी चीजें होती है जो मुझे नहीं पता अभी तक। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। व्हाट डज अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ? एक प्रॉपर्टी किन किन चीजों में मुश्तमिल होती है? वेरी नाइस। अगर एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो उनको कैसे लिखेंगे आप? अरे की फॉर्म में। एक ऑब्जेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज हैं, कैसे लिखेंगे आप? जी इरफाक साहब, एक ऑब्जेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज हैं, कैसे लिखेंगे आप? ओ भाई, प्रॉपर्टी को लिखेंगे, 5 की 5 प्रॉपर्टीज को कॉमा सेपरेटेड, पहले आप प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू को कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे, एक पूरी प्रॉपर्टी ये बनेगी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखने से पहले कॉमा, कॉमा सेपरेशन, मतलब 3-4 चीजें हैं एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड, ठीक है। ये अरे क्या होती है जी? किसी भी चीज, मतलब ये कोई चीज है तो ये अरे बन गई है। एक मिनट ठहर जाए, जिससे सवाल पूछा प्लीज। जी, नहीं मतलब आप, मैं लेमैन हूँ और आपने मुझे समझाना है कि अरे क्या होती है, कैसे समझाएंगे? एक जैसी चीजों को नहीं ना बेटा, अब देखिए ना, चले मिसाल दे दें, एक जैसी चीजों से मुराद, मतलब एक जैसे आलू सारे इकट्ठे कर दो तो वो अरे बन जाएगी। चीजों से तो यही मुराद है ना, मतलब जब चीजें बोलेंगे तो ये मुराद है ना। दोबारा कोशिश करें, शाबाश। कॉन्सेप्ट ठीक है आपका, लफ्ज प्रॉपर यूज करें प्लीज, लफ्ज प्रॉपर यूज करें, मैं पहले बोल चुका हूँ कॉन्सेप्ट ठीक है आपका। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, और वैल्यू से भी ज्यादा सूटेबल वर्ड है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज एन अरे। और अरे को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जो कलेक्शन है उसको कैसे ग्रुप किया जाता है, अरे की कलेक्शन को? नींद तो बेटा मुझे भी बहुत आती है कि मैं रात सारी जागता रहता हूँ। अरे को कैसे ग्रुप किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंपल सी बात। ऑब्जेक्ट को कैसे ग्रुप किया जाता है? करली ब्रेसेस के साथ, दैट्स इट। तो ये सारा टेस्ट आपका निका जब टेस्ट हुआ तो सारे जो है ना, सारों के दिक्कत खुल के सामने आ गई, तो मुझे कह रहे हैं हाँ जी सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, ए टू जी। अच्छा, आप ही बताइए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी नेम नहीं, वेरी गुड, डॉट ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, फॉलोड बाय डॉट, फॉलोड बाय नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक। अगर एक ऑब्जेक्ट की 5 प्रॉपर्टीज हैं तो 5 की 5 प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करेंगे?
प्रॉपर्टी, तो ये तो एक हो गई। दूसरी, ओ भाई कॉमन सेंस है भाईजान, आप शरारती क्यों नहीं है सारे, मुझे मतलब 5 प्रॉपर्टीज तो 5 बार पर्सन डॉट नेम पर्सन डॉट एज, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार। नहीं सबके साथ लिखना पड़ेगा ना, पर्सन डॉट नेम सिर्फ नाम देगा, पर्सन डॉट एज सिर्फ एज देगा, पर्सन डॉट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट देगा, पर्सन डॉट कॉल क्वालिफिकेशन देगा। समझ आ गई सबको बात? ये ऑब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगला टॉपिक पूरा का पूरा बेस कर रहा है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आगे तो आप हिल नहीं सकेंगे जब तक। अगला टॉपिक मैं पढ़ाने लगा हूँ डॉम, जो मोस्ट प्रॉब्ली आज तो नहीं, टाइम बचा कल ही पढ़ूंगा, लेकिन ये मेक श्योर कर लें बेटा कि ऑब्जेक्ट को इतना रगड़ के आए कल कि आप इसको पंजाबी समझते हैं कुछ लोग, इस ऑब्जेक्ट की हर इंची बिची आपको पता हो, मतलब हर इन एंड आउट आपको पता हो। तो अगला टॉपिक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे बेस करता है। और जावास्क्रिप्ट में एक टर्म है बेटा डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यूं समझें कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि पूरा का, अभी मैं चले एक बड़ी जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देता हूं, मैंने कहा कि पूरी जावास्क्रिप्ट कितने पिलर्स पे खड़ी है, कौन कौन से, और अरे, आप अंदाजा करें कि अरे भी ऑब्जेक्ट है और फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। आगे चल के ये बताऊंगा। तो आप अंदाजा करें कि पूरी जावास्क्रिप्ट किस पे खड़ी है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पे खड़ी है। अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ नहीं आया तो खैर अब बात कहते हैं जावास्क्रिप्ट को, वो एचटीएमएल ही ठीक है। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझना है। चार ही तो टर्मिनोलॉजी बताइए भाई। ऑब्जेक्ट कब यूज करते हैं, जब आपके पास एक मतलब मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो और वो सिमिलर टाइप के ना हो, कोई स्ट्रिंग हो, कोई बुलियन हो, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जब आप उन्हें ग्रुप करना हो तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को रैप करते हैं आप करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किस किस इमोशनल होती हैं, प्रॉपर्टी नेम और वैल्यूज पे। नेम और वैल्यू लिखते कैसे हैं, कॉलन की सेपरेशन के साथ। दो प्रॉपर्टीज को सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा की सेपरेशन के साथ। प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट लिख के प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। ये पूरा लेक्चर बंद हो गया 1 मिनट के अंदर। ये कन्वेंशन आप याद रखेंगे, गारंटी है कि जावास्क्रिप्ट में मसला नहीं होगा आपको। और कल का पूरा लेक्चर, बल्कि अगले काफ़ी सारे लेक्चर सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, कल ऑब्जेक्ट को रिवाइज करके आए या ऐसे ही आ जाए। ऑनलाइन में से किसी का सवाल है तो पूछ लें बेटा, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर।